हाँ भाई, देखो आज जो अपन पढ़ाएंगे उसमें दर्पण से संबंधित शब्दावली और कुछ परिभाषा उन शब्दावलियों में ध्रुव, जिसको पी से लिखते हैं पोलर, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस बिंदु या मुख्य फोकस, फोकस दूरी। देखो वक्रता केंद्र को C से लिखते हैं, त्रिज्या को R से लिखते हैं, फोकस बिंदु को बड़े F से लिखते हैं और फोकस दूरी इसको छोटे f से लिखते हैं। ये कुछ शब्दावली हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ध्रुव की। ध्रुव क्या है? किसी गोलीय दर्पण को दो बराबर भागों में बांटने वाला बिंदु। किसी गोलीय दर्पण को, सपोज करते हैं कि यह गोलीय दर्पण है अवतल दर्पण, एक दर्पण है उत्तल दर्पण। मैंने कहा था कि अवतल दर्पण जो होता है उसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है और उत्तल दर्पण का उभरा हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है। इस दर्पण को दो बराबर भागों में बांटने वाला जो बिंदु होता है वो पोलर होता है, ध्रुव होता है। किसी गोलीय दर्पण को दो बराबर भागों में बांटने वाला बिंदु उसका पोलर या ध्रुव कहलाता है। इसके बाद में एक शब्द और रह गया इसमें, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव से निकलने वाली सीधी रेखा। ध्रुव से निकलने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव से निकलने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला टॉपिक है अपना वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र C। देखो बेटा, जब हमने गोलीय दर्पण की बात की थी तो गोलीय दर्पण जो होता है वो एक खोखले गोले का भाग है। गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग है और खोखले गोले में या तो उसके अंदर वाले भाग को परावर्तक पृष्ठ के रूप में काम में लेते हैं या उसके उभरे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ के रूप में काम में लेते हैं। खोखला गोला ऐसे हो सकता है और ये जो है, अगर मैं इसको काट करके यहां से काट दूं और काट करके इस खोखले गोले वाले भाग को काट करके ये वाला भाग मैंने इसको काट दिया, इस खोखले गोले का ये केंद्र है। मान लेते हैं, सपोज करते हैं इसकी बाहरी सतह को मैंने किसी भी पदार्थ से लेपित कर दिया और जो धंसा हुआ भाग है, इसका अंदर वाला जो भाग है वो एक परावर्तक पृष्ठ का कार्य कर रहा है। तो ये जो खोखले गोले का भाग बचा हुआ है जो कटने के बाद में ये उत्तल दर्पण हो गया, सॉरी अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ऐसे ही अगर मैं इसके अंदर वाले भाग को लेपित कर दूं तो बाहर वाला भाग क्या होगा? परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा
और वो हो गया उत्तल दर्पण। तो सीधी सी बात है, वक्रता केंद्र कौन सा होगा फिर? यदि हम किसी गोलीय दर्पण को खोखले गोले का भाग मानते हैं, यदि हम किसी गोलीय दर्पण को खोखले गोले का भाग मानते हैं, तो खोखले गोले का केंद्र, खोखले गोले का केंद्र, जो ये केंद्र दिख रहा है आपको, ये उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। ये केंद्र क्या कहलाता है? उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। खोखले गोले का भाग है गोलीय दर्पण, और खोखले गोले का ही केंद्र उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। ये बात हो गई, ये हो गई। इसके बाद में आती है वक्रता त्रिज्या। जब खोखले गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, तो खोखले गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यहां पर जैसे मैं इसकी परिभाषा लिख दूं वक्रता केंद्र की, यदि किसी गोलीय दर्पण को खोखले गोले का भाग मानते हैं, तो खोखले गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे हम किससे लिखते हैं? सी से। अगर मैं वक्रता त्रिज्या की बात करूं, तो वक्रता त्रिज्या में वक्रता त्रिज्या जो होती है उसकी बात करें तो वही परिभाषा आएगी, यही सेम टू सेम। यदि किसी गोलीय दर्पण को खोखले गोले का भाग मानते हैं, तो खोखले गोले का, देखो, यदि किसी गोलीय दर्पण को खोखले गोले का भाग मानते हैं, तो खोखले गोले की त्रिज्या। अब इस जगह यहां क्या आ जाएगा कि त्रिज्या क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं भाई। वक्रता त्रिज्या को आर से लिखते हैं। ये हो गई। इसके बाद में आता है ये मुख्य रूप से, ये काफी बार बोर्ड में पूछी गई परिभाषा है। ये बोर्ड में पूछी गई परिभाषा है, इसको बड़ी ध्यान से देखो। जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे, ऐसे ऐसे चित्र भी बोलता जाएगा, चित्र भी बोलता जाएगा। हाँ भाई, फोकस बिंदु, हाँ भाई, फोकस बिंदु। ये गोलीय दर्पण है, ये इसका ध्रुव है P, और इससे निकलने वाली ये मुख्य अक्ष है। इससे निकलने वाली एक मुख्य अक्ष है। एक गोलीय दर्पण ये है अवतल, ये ऊपर वाला उत्तल, ये इसका ये ध्रुव है P, और इससे निकलने वाली ये इसकी मुख्य अक्ष है। अब बात करते हैं फोकस बिंदु क्या है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जब कोई, यहां लिखता जाता हूं, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी गोलीय दर्पण पर आपतित की जाए, तो परावर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस कहलाता है। इस परिभाषा के अनुसार जैसे जैसे मैं इस चित्र में चलूंगा ना, आपको परिभाषा आराम से समझ में आ जाएगी। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपको मैथ वाले सर ने बता दिया होगा कि समांतर क्या होता है, जब दो रेखाओं के मध्य की दूरी प्रत्येक बिंदु पर बराबर हो। दो रेखाओं के मध्य की दूरी प्रत्येक बिंदु पर बराबर हो, उन दोनों रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं, जैसे रेल की पटरी। तो ऐसे ही यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी दर्पण पर आपतित की जाए, तो आपतन के पश्चात जो परावर्तन होता है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, अभी बता देंगे कि काटती हुई प्रतीत क्यों होती है। दोबारा से सुन लो इस परिभाषा को। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी गोलीय दर्पण पर आपतित की जाए, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही मुख्य अक्ष पर जहां वो बिंदु प्राप्त होता है, उस बिंदु को मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, आपके दिमाग में ये आ रही है कि साहब अवतल दर्पण में तो ये काट रही है, लेकिन उत्तल दर्पण में काटती हुई प्रतीत होती है। देखो, दोनों दर्पण जो होते हैं ना, प्रकाश की किरणों को एक तो करता है अभिसरित और एक करता है अपसरित। अभिसरित, देखो उत्तल दर्पण जो होता है, ध्यान से सुनना, उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाता है। उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाता है, जबकि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है। अवतल दर्पण जो होता है प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है और उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है। इसी कारण से अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण टकरा करके और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की ओर झुकी थी, मुख्य अक्ष की ओर झुकी है, जबकि उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण जब दर्पण पर आपतित होती है, तो आपतन के पश्चात वो परावर्तन जब होता है, तो परावर्तन के पश्चात जब वो मुख्य अक्ष से क्या जाती हैं, दूर हटती हैं, मुख्य अक्ष से दूर हटती हैं। तो सीधी सी बात है, उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाता है, अपसरित करता है, जबकि अवतल दर्पण जो होता है वो प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है, इकट्ठा करता है। अब बात करते हैं हम फोकस दूरी की। फोकस दूरी किसे कहते हैं? ध्रुव व फोकस बिंदु के मध्य की जो दूरी होती है ना, ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है वो फोकस दूरी कहलाती है, जिसको हम छोटे एफ से लिखते हैं और फोकस बिंदु को हम बड़े एफ से लिखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है जब हम दर्पण सूत्र पढ़ाएंगे, और दर्पण सूत्र के आधार पर हम जब सवाल करेंगे ना, तो बहुत से बच्चों को यही नहीं पता कि साहब बड़ा जो एफ है इकाई को प्रतीक है, छोटा एफ किसका प्रतीक है, नहीं है। तो आपको ये विशेषकर ध्यान रखना है कि ये कौन कौन से प्रतीक कहाँ कहाँ काम आ रहे हैं। अब बात करते हैं इन दोनों दर्पणों का कार्य। अवतल दर्पण का कार्य, अवतल दर्पण को यहां से सवाल काफी बार पूछा गया है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी पूछती है और कंपटीशनों में भी पूछा गया है। यहां से सवाल क्या पूछा गया है कि अवतल जो दर्पण होता है उसका उपयोग किस में किया जाता है, या फिर कोई एक उदाहरण दे देता है और पूछ लेता है कि निम्न में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आपको यहां ध्यान रखना है,
अवतल दर्पण जो होता है वाहनों की जो सर्च लाइट होती है, जो हेडलाइट होती है सामने फोकस देने वाली, उनके अंदर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा, जो टॉर्च वगैरह होती है, टॉर्च, उसके अंदर जो वो सेल लगा होता है, सॉरी, जो बैटरी लगी, उसको कहते हैं बल्ब लगा होता है ना, बल्ब के चारों ओर जो कवर लगा होता है वो अवतल दर्पण का होता है। तीसरी चीज सेविंग दर्पण। सेविंग दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण चेहरे को बड़ा करके दिखाता है। सेविंग जो दर्पण होता है, सेविंग करने के लिए जो दर्पण का उपयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण होता है, और अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह चेहरे को बड़ा करके दिखाता है। अगला, जो दांतों के जो चिकित्सक होते हैं, दांतों के जो चिकित्सक होते हैं, दांतों के चिकित्सक दांतों को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये आपको उपयोग याद रखने हैं। वाहनों की जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। टॉर्च के अंदर भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सेविंग जो दर्पण होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और दांतों के जो चिकित्सक होते हैं वो दांतों को अंदर से देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण के कार्य। उत्तल दर्पण का कार्य, मुख्य कार्य है वाहनों में पार्श्व दृश्य को देखने के लिए, वाहनों से पार्श्व दृश्य को देखने में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पीछे का जो दृश्य देखते हैं, जो मोटरसाइकिल वगैरह होती हैं, छोटी गाड़ियां होती हैं, उनके दोनों साइड में दर्पण लगे हुए होते हैं जिससे कि पीछे का स्पष्ट दिखाई दे सके। क्यों दिखाई देता है पीछे का अवतल दर्पण पूरा? क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है पीछे के दृश्य को छोटा करके दिखाता है। आप कभी भी मोटरसाइकिल वगैरह में जब मोटरसाइकिल में बैठते हो तो उन दर्पणों में देखो, आपको पीछे का बहुत सारा क्षेत्र दिख जाता है, क्योंकि उस क्षेत्र को वो दर्पण क्या कर देता है? छोटा कर देता है। तो वाहनों को, जो वाहन है उनमें पार्श्व दृश्य को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये बात आ गई अवतल और उत्तल के उपयोग की। अब बात करते हैं अपन सीधी सी, यहां से इंपॉर्टेंट पोर्शन और भी ज्यादा है। दर्पणों से प्रतिबिंब या किरण आरेख बनाने के नियम, यहां बिल्कुल आपको ध्यान देना है, क्योंकि किरण आरेख वही बच्चा बना सकता है जो जिसको ये नियम याद है। बड़ा आसान है। पहला नियम, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित की जाए तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी। गुजरती है या गुजरती प्रतीत होती है।
देखो कैसे, ये जो मैं नियम बता रहा हूं ना, ये बेटा सब में लगेगा, जितने भी किरण आरेख बनेंगे ना वो सब में लगेगा। हाँ भाई, ये मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है P, यहां पर F और P के मध्य की जितनी दूरी होती है, F और P के मध्य जितनी दूरी होती है ना बेटा, उतनी ही दूरी, उससे दुगनी दूरी P और C के मध्य होती है। इसका मतलब C और F और P इन दोनों के मध्य की दूरी बराबर होती है, और P व C के मध्य की दूरी P व F से दुगनी होती है। कुल मिला के बात यह है कि हम ये कह सकते हैं 2F बराबर R, या फिर हम F अगर निकालें और वक्रता त्रिज्या दी हुई है तो उसको क्या कर दें, आधा, क्या कर दें, आधा। हाँ भाई, इस नियम के अनुसार देखो, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित की जाए तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को या मुख्य फोकस से गुजरेगी। भाई जैसे ही मैंने इस प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर इस पर आपतित करूंगा तो यह क्लियर है कि यह कहां से गुजरेगी, F से गुजरेगी, या गुजरती हुई प्रतीत होगी। कैसे, ये इसका इधर F, ये इसका F, ये इसका C, इधर भी C, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई और F से यहां से गुजरती हुई है प्रतीत होगी। इस प्रकार से पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम यह कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होते हुए दर्पण पर आपतित की जाए, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होते हुए, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होते हुए दर्पण पर आपतित की जाए तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है, या गुजरती हुई प्रतीत होती है। देखो कैसे, ये दर्पण है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, इसका P पोलर ये है, यहां पर इसका ये F और ये C। अगर ये कह रहा है कि भाई जब कोई प्रकाश की किरण इस F से और इस दर्पण पर आपतित करें तो ये क्या होगी, परावर्तन के पश्चात बेटा मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। बिल्कुल पहले नियम का उल्टा, पहला जो नियम था ना बिल्कुल उसका क्या हो गया, ये उल्टा हो गया। गुजरती हुई प्रतीत कैसे होती है वो भी देख लो, ये F, ये F, ये C, ये C, P, F और C। यहां अगर मैं किसी प्रकाश की किरण को ऐसे गुजारूं, इससे टकराने के पश्चात ये क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। समझ में आई ना। तो इस प्रकार से दो नियम, तीन नियम और देखो। तीसरा नियम बहुत आसान है। तीसरा नियम क्या कहता है, जब कोई प्रकाश की किरण को गोलीय दर्पण पर वक्रता केंद्र से गुजारे,
तो वह उसी पथ पर परावर्तित हो जाती है। समझ में आ गई बात? जब कोई प्रकाश की किरण को गोलीय दर्पण पर वक्रता केंद्र से गुजारे तो वह उसी पथ पर परावर्तित हो जाती है, वापस उसी पथ पर लौट जाती है जिस पथ से वो आई है। कैसे? देखो, ये इसका P, ये इसका F और ये इसका C। अगर मैं इस प्रकाश की किरण को इस C से गुजारूं और इस पर आपतित कराऊं तो इसका जो परावर्तन होगा ना इसी पथ पर हो जाएगा, वापस इसी पथ पर लौट जाएगी। ये C से गुजरी और C से ही ये वापस निकल जाती है। इसका मतलब ये भी आसान नियम है। चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम, मैंने जब आपको पिछली बार यह बताया था कि परावर्तन के नियम में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो देखो, चौथा नियम यह कहता है जब कोई प्रकाश की किरण किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव पर आपतित करें तो वह परावर्तन के पश्चात जितने कोण पर आपतित होती है उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाती है, उतने ही कोण पर वो परावर्तित हो जाती है। इसका मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। देखो, जैसे यहां ध्यान दो, जैसे ये इसका ध्रुव है, ये इसका F, ये इसका C। मैंने कहा था कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव पर आपतित करें तो परावर्तन के पश्चात जितने कोण पर आपतित होती है उतने ही कोण पर वो परावर्तित हो जाएगी। तो देखो, मान लेते हैं, सपोज करते हैं यहां पर मैंने कोण I पर आपतित किया और कोण R पर ये क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। कोण R और कोण I, तो कोण I बराबर कोण R। मान लेते हैं 30 डिग्री पर आपतित हुई तो ये 30 डिग्री पर ही परावर्तित हो जाती है। 45 डिग्री पर आपतित करी तो 45 पर परावर्तित हो जाती है। जितने कोण पर ये आपतित होगी उतने ही कोण पर ये वापस लौट जाएगी। कब? जब कोई प्रकाश की किरण को ध्रुव पर आपतित करें। तो मैंने आपको इसमें 4 नियम बता दिए। ये चारों नियम आपको प्रतिबिंब बनाने के लिए या किरण आरेख बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन चारों नियमों को आप याद कर लेते हो तो किरण आरेख बनाना बहुत आसान हो जाएगा।